हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका शिवम एकेडमी में फिर से स्वागत है। हमने आपको पिछले वीडियो में पी ब्लॉक वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17 और वर्ग 18 के परिवार के एक-एक तत्वों के बारे में बताया था। उनका तत्वों को नाम याद करना बताया था और उनका परमाणु क्रमांक भी याद करने का तरीका बताया था। रटने का प्रयास मत करिएगा। आज हम वर्ग 15 परिवार के तत्वों के बारे में आज अध्ययन करेंगे और पूरा विस्तार से बताएंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए वर्ग 15 फिफ्थ ए परिवार के तत्व। इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। वर्ग 15 में 5 तत्व हैं, सॉरी 6 तत्व हैं। पहला नाइट्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 7 है। दूसरा फास्फोरस जिसका परमाणु क्रमांक 15 है। तीसरा आर्सेनिक इसका परमाणु क्रमांक 33 है। बिस्मथ एंटीमनी Sb इसका परमाणु क्रमांक 51 है और बिस्मथ जिसका परमाणु क्रमांक 83 है। और जो छठवां तत्व है वो रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 115 जिसको अनपेंटियम भी कहा जाता है। चलिए, इन परिवार के तत्वों को निकोजन्स या निक्टाइड भी कहते हैं। नोट कर लीजिए, इन परिवार के तत्वों को निकोजन्स या निक्टाइड भी कहा जाता है। पहला अब हेडिंग है वर्ग 15 के परिवार के तत्वों के सामान्य लक्षण के तत्वों के सामान्य लक्षण क्या है? वर्ग 15 के परिवार के तत्वों के सामान्य लक्षण। पहला हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या हेडिंग है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बच्चों, इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, लिख लीजिए, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 और NP3 होता है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP3 होता है, यानी इनके संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। पहला है 7n, दूसरा है 15p, तीसरा है 33as, चौथा है 51sb और पांचवा है 83bi। 5 तत्व। सबसे पहले हम इनकी निकटवर्ती अक्रिय गैस को लिख रहे हैं। तो नाइट्रोजन का निकटवर्ती अक्रिय गैस नाइट्रोजन से पहले हीलियम, इसका निकटवर्ती अक्रिय गैस नियॉन, इसका निकटवर्ती अक्रिय गैस आर्गन, इसका निकटवर्ती गैस क्रिप्टॉन, इसका निकटवर्ती अक्रिय गैस जिनान होता है। तो ये लिख लेंगे तो हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बड़ा आसान हो जाएगा। देखिएगा, इसका परमाणु क्रमांक होता है 2, इसको भरेंगे यहाँ पे 2s2 2p3। आगे भरेंगे तो क्या होगा 3s2 3p3। देखिएगा, 2 इसका होता है 2 क्रमांक, 2 2 4 3 7, 10 होता है, 10 2 12 3 13। अगला है 4s2 और 4p3। लेकिन बच्चों उससे पहले बढ़ता है 3d। क्या होता है? 3d 10। तो 18 10 28 2 30 3 37। अगला है 4d10 5s2 और 5p3। 36 10 46 2 48 3 51। ठीक है। 4d के बाद आता है 5d10, 5s के बाद आता है 6s2, उसके बाद आता है 6p3। लेकिन उससे पहले बढ़ता है 4f14। क्या होता है? 4f14। देखिए 54 14 68 10 78 2 80 3 83। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए हो गया, मिटा दें। वेरी गुड। दूसरा हेडिंग डाल लीजिए भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। दूसरा क्या है इसका? भौतिक अवस्था। क्या होता है? दूसरा हेडिंग क्या है? भौतिक अवस्था। ठीक है, देखिएगा, तत्वों को लिख रहे हैं। पहला क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है। अब नाइट्रोजन क्या होता है? ये होता है गैस स्टेट में। क्या होता है बच्चों? गैस स्टेट में। फास्फोरस है, ये होता है मोम जैसा ठोस।
क्या होता है, मोम जैसा ठोस। क्या होता है, मोम जैसा ठोस। और जो ये तीनों के तीनों हैं ये किस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था। क्या होते हैं, ठोस अवस्था में। ठीक, अब आते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और ये जो फास्फोरस हैं ये दोनों क्या है, अधातु हैं। क्या है, अधातु। ये जो दो तत्व हैं आर्सेनिक और बिस्मथ, ये हमारे क्या है, उपधातु हैं। क्या है, उपधातु है, आर्सेनिक और एंटीमनी। और जो ये हमारा है क्या है, दुर्बल धातु है। क्या है, दुर्बल धातु है। क्या है, दुर्बल धातु है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और नाइट्रोजन और बिस्मथ को छोड़ करके जो तीन आपके तत्व हैं, ये तीन तत्व हैं ये परमाणविक होते हैं। क्यों होते हैं, तो नाइट्रोजन के बारीक कक्षा में होता है 3 इलेक्ट्रॉन। 3 बांड तो आसानी से बनाता है, लेकिन जो चौथा वाला इलेक्ट्रॉन होता है, जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वह एकाकी इलेक्ट्रॉन होता है, अतः उसकी चतुष्परमाणु संरचना नहीं हो पाती है। ठीक है, अगला हेडिंग है, इतना महत्व बोलने में लगता है उससे ज्यादा महत्व इसको मिटाने में लगता है। ठंडी का मौसम है ना, तो संसंजक, इसका असंजक बल ज्यादा कार्य कर रहा है। बोर्ड के परमाणु के बीच, अणुओं के बीच का बल और जो मार्कर है इसके बीच के अणुओं का बल जो लगता है उसे क्या कहते हैं, असंजक बल कहते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न परमाणु है। चलिए आते हैं केमिस्ट्री में। तीसरा है गलनांक, सॉरी तीसरा डी क्या है, गलनांक तथा क्वथनांक। क्या होता है, गलनांक तथा क्वथनांक। ठीक है, चलो लिखते हैं, देखना, गलनांक n से as तक बढ़ता है। गलनांक n से as तक बढ़ता है, फिर और Sb से Bi तक घटता है। गलनांक n से as तक बढ़ता है और Sb से Bi तक क्या होता है, घटता है। ठीक है, अगला है इसमें क्वथनांक। जो इसका क्वथनांक होता है वो बच्चों n से Sb ना, n से Sb तक बढ़ता है ना। जो इसका गलनांक क्वथनांक होता है वो n से लेके Sb तक बढ़ता है, तथा n से Sb तक क्या होता है, बढ़ता है, और Bi का घटता है। क्या है, Bi का क्या होता है, Bi से क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो वर्ग 15 के परिवार के जो तत्व होते हैं वो गलनांक n से लेके as तक बढ़ते हैं और Sb से Bi तक घटते हैं। इनके जो क्वथनांक होता है n से लेके आपका Sb तक बढ़ता है और फिर क्या होता है, Bi से क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, वेरी गुड। अगला है परमाणु त्रिज्या। क्या है, परमाणु त्रिज्या। परमाणु और आयनिक त्रिज्या नोट लीजिए, परमाणु और आयनिक त्रिज्या नोट कर लीजिए। चलिए देखो, अगला है, सॉरी, जो उसकी चौथी हेडिंग है परमाणु त्रिज्या। क्या है, परमाणु त्रिज्या। क्या है, परमाणु त्रिज्या। अब पांचवा हेडिंग क्या है, देख लीजिए, दोनों साथ बताएंगे, आयनन ऊर्जा। क्या है, आयनन ऊर्जा। थोड़ा सा परमाणु त्रिज्या के बारे में जान लीजिए, क्या होती है परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, तो किसी परमाणु के नाभिक के अंतिम वाले कोष के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक से लेके अंतिम वाले कोष के बीच की दूरी क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। और ऊर्जा किसे कहते हैं, तो किसी विलगित गैसीय चालक, किसी विलगित गैसीय चालक में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके उसको गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, आयन ऊर्जा कहा जाता है। तो वर्ग 15 के परिवार के तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या होती है वर्ग में ऊपर से नीचे क्या होती है,
बढ़ती है, लेकिन उससे पहले वाले सभी वर्गों से क्या होती है, त्रिज्या छोटी होती है। ध्यान सुनिए, वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन उससे पहले के जितने भी वर्ग हैं उनसे क्या होती है, छोटी होती है। अगला है ऊर्जा। इनकी ऊर्जा क्या होती है, तो परमाणु त्रिज्या के बढ़ने के साथ इनकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। ऊपर से नीचे में क्या होती है, त्रिज्या बढ़ेगी तो ऊर्जा क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग है संयोजकता तथा आक्सीकरण संख्या। संयोजकता तथा आक्सीकरण संख्या। छठवां है संयोजकता तथा आक्सीकरण अवस्था। क्या है, संयोजकता तथा आक्सीकरण अवस्था। ठीक ना। इस वर्ग के सभी तत्वों के बाह्य कोश 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन s में होते हैं तथा 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन p में होते हैं। 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन s में होते हैं और 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, p में उपस्थित होते हैं। अतः इनकी संयोजकता क्या होती है, 3 होती है। क्या होती है जी, इनकी संयोजकता 3 होती है। जैसे इनका बढ़ता है NH2 और NP3। NH2 s में 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए क्या बढ़ता है NH2 और NP3। इसमें सब 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित है। 3 युग्मित है, 3 क्या है, और इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अतः इनकी संयोजकता क्या होती है, 3 होती है। देखो नाइट्रोजन को छोड़ करके बाकी सभी तत्वों के रिक्त d ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं। अतः इनके s में से इलेक्ट्रॉन जंप करके d कोश में चला जाता है एज ए एक्साइटेड स्टेट में। देखिए जैसे ये रहा 2s, ये रहा 2p, ये रहा 3d। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, देखिए ये रहा ऐसे, ये रहा ऐसे, और d में कितने होते हैं, 5 डब्बे, 5 करवाते हैं। ठीक ना। इसे कहते हैं आद्य अवस्था, मतलब कि ग्राउंड स्टेट में। ये क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में से, एक्साइटेड स्टेट यानी कि उत्तेजित अवस्था में क्या होता है कि यस वाले का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहा चला जाता है, डी वाले में। क्या होता है, डी वाले में। ये होता है एक्साइटेड स्टेट, EXCITED, एक्साइटेड स्टेट। उत्तेजित अवस्था में एक s का इलेक्ट्रॉन जंप करके d वाले ऑर्बिटल में चला जाता है तो 1 2 3 4 5 संयोजकता होता है, मतलब 5 संयोजी कोष होते हैं। अतः इनकी संयोजकता क्या होती है, 5 होती है। अतः यह -3 से लेकर 5 तक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इनके तत्वों की जो आक्सीकरण संख्या होती है -3 होती है। क्या होती है, -3 होती है। सामान्य आक्सीकरण अवस्था क्या होती है, -3 होती है। नोट कर लीजिए, हो गया नोट, मिटा दें। वेरी गुड, चलो मिटा दें। छठवीं हेडिंग हो गया। चलिए अब हम 7वां हेडिंग चल रहा है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। अब वो हमारी हेडिंग क्या है, आक्सीय अम्ल। क्या है, आक्सीय अम्ल। ठीक, 7वीं हेडिंग क्या है, आक्सीय अम्ल, और ये सबसे मोस्ट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, आक्सीय अम्ल। आक्सीय अम्ल किसे कहते हैं, कोई भी परमाणु हाइड्रोजन ऑक्सीजन से सीधे अटैच होता है वो क्या होता है, आक्सीय अम्ल। मतलब कि OH बांड होता है। क्या होता है, OH बांड से जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, आक्सीय अम्ल कहा जाता है। जैसे हम नोट करते हैं नाइट्रोजन के 2 आक्सीय अम्ल हैं। क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के 2 आक्सीय अम्ल है, 1 नंबर पे और 2 नंबर पे। इसका जो आक्सीय अम्ल है, एक होता है HNO2, HNO3। यह है नाइट्रस अम्ल, यह है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रस अम्ल, ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल। क्या है, नाइट्रस अम्ल HNO2 और नाइट्रिक अम्ल क्या है, HNO3 है। नाइट्रिक अम्ल एक अस्थायी अम्ल है, जबकि नाइट्रस अम्ल क्या है, अस्थायी अम्ल है। लिख देते हैं बगल में,
ये क्या है, अस्थायी, अनस्टेबल है, और ये क्या है, स्टेबल है। तो नाइट्रोजन के दो ऑक्सी अम्ल है, एक है HNO2 और एक है HNO3। ठीक है, समझा गया, मिटा है। अब है फास्फोरस के ना, तो लिखते हैं फास्फोरस के कुछ ऑक्सी अम्ल निम्न है, लिख लो। फास्फोरस के कुछ ऑक्सी अम्ल निम्न है। ठीक है ना, चलो देखो पहला हाइपोफास्फोरस अम्ल, पहला क्या है, हाइपो फास्फोरस अम्ल H3PO2, क्या है, हाइपोफास्फोरस अम्ल H3PO2, दिख सबको ना, चलिए वेरी गुड। H3PO2 क्या है, हाइपोफास्फोरस अम्ल, इसकी बगल में हम लिखते हैं भास्मिकता क्या है, एक है। हम ये बताएंगे भास्मिकता क्या होती है। तो भास्मिकता का मतलब ये होता है कोई भी मान लो तक, मतलब कोई भी मान लो कि ऑक्सीजन है और वो हाइड्रोजन के साथ, जितने हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट अगर OH बांड बनाए, उसे क्या कहते हैं, उसकी भास्मिकता कही जाती है। ठीक ना, तो इसकी हम भास्मिकता क्या लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं, इसको हम बताएंगे भी। ठीक है ना, इसकी भास्मिकता क्या है, 1 है। अगला है मेटाफास्फोरस अम्ल, मेटा फास्फोरस अम्ल क्या है, मेटाफास्फोरस अम्ल है, इसे कहते हैं HPO2, क्या है, HPO2। भास्मिकता क्या हो गई, 1 हो गई, क्या हो गई, 1 हो गई। मेटाफास्फोरस अम्ल HPO2, इसकी भास्मिकता क्या हो गई, 1 हो गई। अगला है आर्थोफास्फोरस अम्ल, क्या है जी, आर्थोफास्फोरस अम्ल, ये है H3PO3। अगला है आर्थोफास्फोरिक अम्ल, आर्थोफास्फोरिक अम्ल, इसे कहते हैं H3PO4, क्या है, H3PO4। तो इसकी भास्मिकता क्या हो गई, 2, इसकी भास्मिकता क्या हो गई, 3 हो गई। आप लोग नोट करते रहिए, ठीक है ना। आर्थोफास्फोरिक अम्ल विजिबिलिटी ठीक है अभी, ठीक है। अगला आता है 5 नंबर पे, क्या है, 5 नंबर पे वो है मेटाफास्फोरिक अम्ल, क्या है, मेटाफास्फोरिक अम्ल, ये है HPO3। भास्मिकता क्या हो गई, 1, क्या हो गई, 1। ठीक, नोट कर लीजिए, मेटाफास्फोरिक अम्ल HPO3 क्या हो गई, इसकी 1, क्या हो गई, 1। ऊपर से मिटा रहे हैं, ठीक है। तो पहला हेडिंग क्या था, हाइपोफास्फोरस अम्ल, इसकी भास्मिकता 1 हो गई, ठीक है ना। अगला है मेटाफास्फोरस अम्ल HPO2, भास्मिकता 1। आर्थोफास्फोरस अम्ल H3PO3, भास्मिकता 2। आर्थोफास्फोरिक अम्ल H3PO4, भास्मिकता 3। मेटाफास्फोरिक अम्ल HPO3। अगला है पायरोफास्फोरस अम्ल, क्या है, पायरोफास्फोरस अम्ल, क्या जी, पायरोफास्फोरस अम्ल H4P2O5, H4P2O5, ठीक है, H4P2O5। अब ये है पायरोफास्फोरस अम्ल, और अगला है पायरोफास्फोरिक अम्ल, क्या है, पायरोफास्फोरिक अम्ल, सॉरी, पायरोफास्फोरिक अम्ल, H4P2O7, इसकी भास्मिकता क्या हो गई, 4 हो गई, क्या हो गई, 4 हो गई। तो इन ये रहे सब फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, क्या रहे, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, ठीक है। नोट कर लिए आप लोग, मिटा दें, वेरी गुड। चलो, इतना लिखने में नहीं,
उससे ज़्यादा तो मिटाने में हमको मेहनत लगती है और साथ फुट रहा है क्या जी। तो बच्चों ये आपका जो वर्ग 15 है, नाइट्रोजन परिवार है, निकोजन्स या निक्टाइड परिवार है, इनका भी हम सामान्य लक्षण चल रहा है। चलिए थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं इसकी जो भास्मिकता कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए अगला पहला हेडिंग देख लीजिए, H3PO3 की भास्मिकता हम देखते हैं। ये रहा P O O और O, ठीक। एक H बॉन्ड हमारा यहाँ पर रहेगा, एक H बॉन्ड हमारा यहाँ पर कर देते हैं और एक H बॉन्ड क्या करते हैं यहाँ कर देते हैं, ठीक है। पहला क्या है H3PO3 है, क्या है H3PO3 है, ठीक ना। तो चलिए सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये रहा सिंगल बॉन्ड। ये क्या है डबल बॉन्ड, क्या रहा डबल बॉन्ड, क्योंकि O को 2 बॉन्ड चाहिए और फास्फोरस क्या है अष्टक नियम का प्रसार करता है बच्चा, तो अष्टक नियम का प्रसार करता है तो 5 बॉन्ड यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पे है हमारा OH, क्या है एक यहाँ पे OH है और एक क्या है बच्चा यहाँ पे OH है, क्या है OH है। तो H3PO3 की भास्मिकता क्या लिखवाया है 2 लिखवाया है, क्या लिखवाया है H3PO3 की भास्मिकता 2 लिखवाया है। समझ में आ गया आपको, समझ आ गया। H3PO3 की भास्मिकता क्या लिखवाया है 2 लिखवाया है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक हम बनाते हैं H4P2O7 का, H4P2O7 का। तो ये POP H4P2O7, ठीक है ना। तो थोड़ा सा H4P2O7 कब को हुआ जी, तो 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे लगा तो 6, एक यहाँ पे लगा तो 7 और जो एक यहाँ पे लगाते हैं हाइड्रोजन नंबर 1, हाइड्रोजन नंबर 2, हाइड्रोजन नंबर 3 और एक लगाते हैं हाइड्रोजन नंबर 4। सबको दिख रहा है ना। चलिए वेरी गुड। देखिए बनाते हैं बॉन्ड, कौन से H को एक बॉन्ड मिल गया, H को एक बॉन्ड हो गया, इस H को सिंगल बॉन्ड, इस H को सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। P इसको भी सबको सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कैसे होता है ये आपको बात बताया जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसके साथ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। O को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, O को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ पता है भास्मिकता 4, तो यहाँ पे एक OH बॉन्ड, OH बॉन्ड, OH बॉन्ड, कितने OH बॉन्ड हुए 4, क्या हुए 4। तो भास्मिकता क्या हो गई इसकी 4, क्या हो गई भास्मिकता 4। समझ आ गया बच्चों, चलो वेरी गुड। बॉन्ड कैसे बनता है, तो अष्टक नियम के अनुसार बॉन्ड बनता है, कक्षा 11 में इसको पढ़ाया गया, ठीक है। अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम अष्टक नियम बता देंगे और अष्टक नियम का प्रसार भी बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये हो गया आपका ऑक्सी अम्ल। बच्चों लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, नया नया बिल्कुल चैनल है लेकिन आपको हर चीज समझ में आएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए तो हमको भी सब्सक्राइब मिले, हमारा भी मनोबल बना रहेगा, तो हम वीडियो ऐसे क्या करेंगे बनाते रहेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो इन सबका स्ट्रक्चर अगर आपको खींचना है तो ऐसा क्यों नहीं करते कि हम सबका स्ट्रक्चर खींच देते हैं, ठीक है। चलिए तो हम इसका स्ट्रक्चर खींच रहे हैं, ठीक ना, सबका स्ट्रक्चर खींच रहे हैं। जो पहला वाला हमारा है वो था H3PO2। चलिए H3PO2 का स्ट्रक्चर खींच रहे हैं, ठीक। तो ये रहा हमारा P, ये रहा O, ये रहा O, सॉरी इधर करते हैं, ये रहा P, ये रहा O, ये रहा O और ये रहा O। एक यहाँ पे H, एक यहाँ पे H और एक यहाँ पे H और एक सॉरी H3PO2 नहीं जो, तो ये हमारा एक H यहाँ पे रहेगा, ठीक है। चलिए सिंगल बॉन्ड से हो गया, क्या हो गया H3PO2 का स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा देखते हैं स्ट्रक्चर H3PO3 कैसे होता है, सब अष्टक नियम के अकॉर्डिंग हो रहा है, इसको हम बता देंगे, ठीक ना, आपको समझा देंगे बढ़िया से फिर कभी, ठीक है। इधर देखिए H3PO3, तो ये रहा हमारा P, ये रहा O, ये रहा O और ये रहा O, ठीक ना। एक H यहाँ पर लगा देंगे, एक H यहाँ पर लगा देंगे और एक H यहाँ पर लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और ये रहा इसका डबल बॉन्ड। और देख लीजिए भास्मिकता क्या है H3PO3 की, भास्मिकता 2 आ रही है, क्या है भास्मिकता 2 आ रही है। तीसरा देख लीजिए,
इसका स्ट्रक्चर H3PO4, H3PO4। देखिए ये रहा P, यहाँ रहा ऑक्सीजन, यहाँ रहा ऑक्सीजन, यहाँ रहा ऑक्सीजन, यहाँ रहा, तो ये आपका H, ये क्या है H, और ये क्या है H। देखिए सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये आपका सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल। अब यहाँ पे चाहे तो आप डबल बॉन्ड भी दे सकते हैं, तो वो अष्टक नियम के प्रसार हो जाएगा, या आप इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दे सकते हैं, तो आपका ये बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा H3PO4। ठीक हो गया, चलिए मिटाते हैं। चलिए अब एक स्ट्रक्चर और रह गया है, वो है H4P2O5। क्या है H4P2O5, ये रहा POP, एक ठो ओ यहाँ पे लग देते हैं, और एक ठो वहां पे, एक ठो यहाँ पे, और एक ठो यहाँ पे। तो H4 है, तो एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। कैसे हो रहा है बच्चों, ये आपको हम बता देंगे अष्टक नियम में। क्या बताएंगे, अष्टक नियम बताएंगे। हो गया H4P2O5। तो बच्चों आपको अगर ये आपका वर्ग 15 के परिवार के तत्वों के समान लक्षण हो गया। अब इसमें अगर आपको कुछ न समझ में आया हो तो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऑल बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।